नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आए हैं। तो इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है। आपको क्या है, इससे आपकी तैयारी है जो बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि हम पढ़ कितना भी लें, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी तैयारी मजबूत नहीं होगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज की क्लास में हम क्या नाम है, सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको बस एक काम और करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिल्पकारी, व्यापार, खेती या फिर पशुपालन। तो जो आर्य थे, ऋग्वैदिक काल में क्या काम करते थे? वो करते थे पशुपालन। ठीक है, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और इस बात का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें कैसे पता पड़ता है? क्योंकि 176 बार इसमें गाय का प्रयोग, गाय शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? ठीक है, ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजातशत्रु। बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी बना है, उसका बेटा जो है वो कौन है? अजातशत्रु है। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे याद रखिए। पहले तो ये बात बता दूं, ये किस वंश का चल रहा है? ये हर्यक वंश की बात चल रही है। ठीक है, हर्यक वंश की बात चल रही है। अब आप देखो कंफ्यूज हो सकते हैं बिंदुसार और बिंदुसार। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप याद करिए, पहले आएगा बिंब। ठीक है, पहले बिंब बनेगा तब बिंदु बनेगा। ठीक है, बिंब आएगा फिर बिंदु बनेगा। तो बिंबसार, तो आपको बिंबसार आपका हर्यक वंश का है, और जो बिंदुसार है वो आपका किसका है? आपका वो है मौर्य वंश का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? देखो शिवाजी के पिताजी का बात हो रही है। ऑप्शन है शाहजी, संभाजी, पेशवा या फिर नानाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद पता होगा आपको, शाहजी। शाहजी जो है शिवाजी के पिताजी थे। ठीक है, और वो जो है अहमदनगर के सुल्तान की सेना में एक अश्वारोही के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था इन्होंने। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब विद्रोह हुआ था 1857 का, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बात करें। एक बात और इसमें फैक्ट्स बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय कैनिंग थे। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस विद्रोह के बाद 1858, ठीक है, 57 के बाद 58 आएगा, 1858 के अधिनियम एक पारित हुआ जिसमें भारत का गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों थे। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया। मतलब भारत में क्या था, फ्रांस के लोग भी, फ्रांसीसी लोग भी भारत में थे। तो किस तरह, इस कौन से युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश का फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया? मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे वो ब्रिटिश लोगों को चुनौती देते रहते थे, अंग्रेज लोगों को। तो किस युद्ध के बाद ऐसा हुआ था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, वाड़ीवाश के युद्ध के बाद या फिर श्रीरंगपत्तनम युद्ध के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। वाड़ीवाश का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, तो इस युद्ध के बाद ही फ्रांसीसियों का अंत हो गया था भारत से। आगे बात करेंगे। अब हम भारतीय राष्ट्र आंदोलन के क्वेश्चन करेंगे, और भारतीय राष्ट्र आंदोलन का पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1914। ठीक है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ठीक है, बर्लिन में स्थापना किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय दल की? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग।
ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या चंपक रमन पिल्ले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चंपक रमन पिल्ले, डी ऑप्शन इज राइट। चंपक रमन पिल्ले ने ही जो है 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। ठीक है, और इस पार्टी के जो सदस्य हैं वो हैं आपके लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये इसके सदस्य थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड बेबेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है उस समय भारत का वायसराय था। अब ये जो बात थी ये कब की है? 1911 की है। ठीक है, 1911 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी और उस समय लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1910 से लेकर के 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था। तो इसी के शासनकाल में ये घटना हुई थी, भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है? वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये बात ठीक है। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, ये भी बात सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी ठीक है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये बात ही गलत है, तो हमें गलत ही बात बतानी है। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पर हम आ गए हैं। गांधी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, यंग इंडिया। यंग इंडिया ही ऐसा समाचार पत्र था जो 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, इसकी तो पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको। ये जो इस अखबार की शुरुआत हुई थी वो 1919 से लेकर के 1932 तक चली थी, निकाला जा रहा था ये अखबार। और 1933 में हरिजन बंधु तथा हरिजन सेवक संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे। तो बस ये 1933 तक ही ये चला था। ठीक है, 1933 तक ही चला था और उसके बाद जो है ये सब अखबार आ गए थे, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, हरिजन, ये सब आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है हमारा, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, शायद सबको पता होगा। चंद्रशेखर आजाद को ही अंग्रेजों ने किसकी सजा दी थी? फांसी की सजा दी थी। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 पर जाएंगे और अब हम भूगोल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? ठीक है, ऑप्शन है तापमान को थोड़ा बढ़ा देती हैं, तापमान को घटाती हैं, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में, एक सेकेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तापमान को क्या करती हैं? घटा देती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा धूल भरी आंधियां चलेंगी तो उससे क्या है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता ग्राही होती हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है, होता क्या है, इस तरह से हमारी पृथ्वी है और बीच में जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। इक्वेटर के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं, रेखांश समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं। तो ये होता क्या है, विषुवत के समानांतर इस तरह से जो रेखाएं होती हैं, इस तरह से इनको क्या बोलते हैं? हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, गारो और खासी जनजातियां, ठीक है, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर छोटा नागपुर में।
तो ये जो जनजातियां हैं वो मेघालय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में जनजातियां पाई जाती हैं, गारो और खासी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। एक सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर हम आ गए हैं। रायसीना हिल, ठीक है, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। देखो इसको श्रीनगर की पहाड़ियों के रूप में ही नहीं, ये बात गलत है। वह जगह जहाँ जम्मू कश्मीर, ये भी गलत है। कन्याकुमारी, ये भी गलत है। ठीक है, तो रायसीना हिल जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो यहीं पर बनाया गया है। अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक अंग है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है, हम 15 पर आ गए हैं। सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला, मतलब रिफाइनरी की बात हो रही है। रिफाइनरी कहाँ पर है पुरानी, सबसे पुरानी? बहामास में, बसरा में, डिगबोई में या फिर टेक्सास में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेक्सास में। टेक्सास में जो है सबसे पुरानी परिष्करण शाला, मतलब कि रिफाइनरी जो है सबसे पुरानी जो अभी भी चल रही है वो टेक्सास में है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 में। ठीक है, 1934 में ये टेक्सास, अमेरिका, ठीक है, कहाँ पर है टेक्सास? अमेरिका में, अमेरिका में हुई थी। तो ये 1934 से अभी तक काम कर रही है। आगे बात करते हैं 15 के बाद 16 क्वेश्चन है हमारा। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था की मूल किस पर बल देती है? जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था वो किस पर बल देती है? राजनैतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्यों पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्यों पर। तो जो गांधी जी की अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक और आर्थिक मूल्यों पर बल देती है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये अवधारणा जो दी थी वो आचार्य श्रीमान नारायण ने 1944 में दी थी। कब दी थी? 1944 में दी थी। ये जो अवधारणा दी थी वो गांधी जी के सिद्धांतों पर बल देती है, तो इन्होंने ये दी थी। ठीक है, आचार्य श्रीमान नारायण ने। आगे बात करें हम लोग, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों को उत्पादकता शून्य होती है? ठीक है, ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर ढांचागत बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि और श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टाइम पीरियड हमें बताना है। सितंबर 2014 में, अगस्त 2015 में, जनवरी 2015 में या फिर जनवरी 2016 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जनवरी 2015 में जो है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज राइट, जनवरी 2015 में। आगे चलते हैं, और जो डेट है इसकी वो 22 जनवरी है। क्या है? 22 जनवरी 2015। ठीक है, तो 22 जनवरी को ये योजना थी वो शुभारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। ठीक है, हरित क्रांति में कौन कौन सी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वो यूज किया गया था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, मक्का। देखो मक्का का यूज नहीं हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति, मक्का तो ये गलत हो जाएगा, मक्का इसमें आ रहा है। ठीक है, अब मक्का इसमें भी आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, मक्का इसमें भी आ रहा है ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे आप याद करिए, तो चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ने के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सावधिक मूल्यों न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व या फिर क्षणिक रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, नकदी रिजर्व। ठीक है, तो यही आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब बस आपको एक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।